गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आज हम फिर से एक नए डिस्कशन के साथ आज नीट 15 का हम लोग डिस्कशन लेकर के आए हैं। और बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 25 मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और डिस्कस करने से पहले हम अपने सिंसर का सपना कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, इस सपने को नहीं भूलना है और आगे बढ़ के इसको पूरा करना है। तो बेटा बिना लेट करे हुए हम लोग अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। तो अभिकथन ए जो है हमारा क्या है कि पृथ्वी का वायुमंडल है जबकि चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है। और कारण क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का पलायन वेग बहुत कम है। तो बेटा यहाँ पर जो हमारा अभिकथन दे रहा है कि पृथ्वी का वायुमंडल है जबकि चंद्रमा का वायुमंडल नहीं है। तो बेटा यहाँ पर हम लोग जानते हैं यहाँ पलायन वेग की जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें हमसे पलायन वेग की बात कर रहा है। तो बेटा वी स्केप क्या होता है बेटा, √2gr, यानी कि जो हमारी स्केप वेलोसिटी है, जो हमारा पलायन वेग है, वो उसका फार्मूला क्या होता है, √2gr। ठीक है। तो बेटा हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी पर जो g का मान होता है वो चंद्रमा की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। पृथ्वी पर जो g का मान है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और चंद्रमा पर 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अतः चंद्रमा का जो पलायन वेग होगा, जो उसकी स्केप वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, पृथ्वी की स्केप वेलोसिटी से क्या होगी, कम होगी। या भी चंद्रमा के पलायन वायुमंडल के पलायन का कारण होता है। तो बेटा हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन बट है वो सही होना चाहिए कि हमारा ए और आर दोनों सगे हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक स्रोत 1000 वाट की दर से प्रणाली को ऊष्मा की आपूर्ति करता है। यदि प्रणाली 200 वाट की दर से कार्य करती है, जिस दर से प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है वो है। तो बेटा हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, जिस दर से प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, तो हमारी आंतरिक ऊर्जा की दर यानी कि du/dt हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि dq इज इक्वल टू क्या होता है आपका, dq इज इक्वल टू होता है dw प्लस du। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, dt से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों तरफ से dt से डिवाइड किया अपॉन, ठीक है बेटा। अब वो बोल रहा है कि 1000 वाट की दर से प्रणाली को ऊष्मा की आपूर्ति करता है। तो 1000 वाट से किसकी आपूर्ति कर रहा है, ऊष्मा की आपूर्ति कर रहा है। तो यानी कि जो ये वैल्यू हमको दी है वो हमें क्या दी है, 1000। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, यदि प्रणाली 200 वाट की दर से कार्य करती है, किससे कार्य कर रही है, 200 वाट की दर से कार्य कर रही है, यानी कि dw/dt आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 200 वाट। और आपसे क्या पूछा है, du/dt आपसे पूछा है, आंतरिक ऊष्मा की जो आंतरिक ऊर्जा की जो दर है वो आपसे पूछी है। तो du/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1000 माइनस 200, यानी कि आया आपका 800 वाट। तो du/dt इज इक्वल टू 800 वाट। तो हमारा यहाँ पर बेटा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 100 ग्राम द्रव्यमान के एक छोटे गुटके को 20 सेंटीमीटर लंबे एवं 7.5 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग नियतांक के एक स्प्रिंग से बांधा गया है। स्प्रिंग का दूसरा सिरा एक निश्चित बिंदु ए से जुड़ा है। यदि गुटका बिंदु ए के परितः 5 रेडियन पर सेकंड नियत कोणीय वेग से चिकने क्षैतिज तल पर एक वृत्ताकार कक्षा में गति करता है तो स्प्रिंग में तनाव है। तो बेटा आपसे स्प्रिंग में तनाव पूछ रहा है और आपको दिया क्या है, हमें यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है यानी कि हमको m दिया गया है 100 ग्राम। फिर उसने क्या बोला, एक छोटे गुटके को 20 सेंटीमीटर लंबे और इस स्प्रिंग नियतांक के एक स्प्रिंग से बांधा गया है। यानी कि जो आपको लंबाई दे रहा है, x दे रहा है, वो आपको क्या दे रहा है, 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर दे रहा है।
फिर वो बोल रहा है कि स्प्रिंग नियतांक कितना दे रहा है आपको, के दे रहा है बेटा वो 7.5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है बेटा, तो के आपको दे रहा है 7.5 न्यूटन पर मीटर और बोल रहा है यदि गुटका बिंदु ए के परिताप 5 रेडियन पर सेकेंड के नियत कोणीय वेग से चिकने क्षैतिज तल में वृत्ताकार कक्षा में गति करता है। यानी कि आपको जो कोणीय वेग दे रहा है, यानी कि ओमेगा जो आपको दे रहा है वो दे रहा है 5 रेडियन पर सेकेंड। तो बेटा हमें क्वेश्चन में इतनी सारी वैल्यूज दी है, अब हम लोग उसको कैसे करेंगे। जो हमारी स्प्रिंग है उसकी जो उसने लंबाई दी है वो क्या दी है 0.2 मीटर। जब हम उसमें कोई गुटका बांध देते हैं तो हम मान रहे हैं कि उसकी जो लंबाई है वो x मीटर क्या है बेटा बढ़ जा रही है। और f इज इक्वल टू क्या होता है kx होता है, ठीक है, जिसमें k हमारा क्या है स्प्रिंग नेता और f इज इक्वल टू हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है। इन्हीं दो फार्मूलों की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो f इज इक्वल टू हमारा स्प्रिंग के लिए kx और f इज इक्वल टू बेटा वो बोल रहा है कि चिकने क्षैतिज तल में वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। तो वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है तो हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ रखा है बेटा। f इज इक्वल टू kx और f इज इक्वल टू आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर, दोनों ही हमारे फोर्सेस है तो हम क्या करते हैं इनको इक्वेट कर देते हैं। तो kx इज इक्वल टू बेटा आया हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर m की वैल्यू हमें दी है 100 ग्राम, यानी कि हमारा 0.1 kg हो जाएगा 100 ग्राम। r की जो वैल्यू है बेटा, हमारी जो r की वैल्यू है, पहले तो हमारा जो था ये क्या था 20 सेंटीमीटर था और हमने माना कि जब उसमें गुटका मान देते हैं तो x सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा यहाँ पर 0.2 मीटर और जितनी बढ़ जा रही स्प्रिंग हमने माना x मीटर बढ़ जा रही है और ओमेगा स्क्वायर आपको दे रखा है यहाँ पे 5 का, यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको बेटा उसने दे रखा है 7.5, ठीक है, और यहाँ पे x। अब इसको इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आया हमारा 7.5x इज इक्वल टू ये हमारा आया 2.5 इंटू 0.2 प्लस x, तो आया 5 प्लस 2.5x 7.5x। तो 7.5x माइनस 2.5x इज इक्वल टू 5, यानी कि आया आपका 5x इज इक्वल टू 0.5। तो 5x की वैल्यू आई बेटा 0.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो बेटा x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। x की वैल्यू जो हमारी जितनी भी स्ट्रिंग बढ़ रही है x की वैल्यू हमारे पास आई 0.1 मीटर। तो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना था स्प्रिंग में तनाव। तो स्प्रिंग में तनाव क्या आएगा हमारा, स्प्रिंग में तनाव kx, k की वैल्यू हमको दी है बेटा यहाँ पर 7.5 और x की वैल्यू बेटा हमारी आई है 0.1। तो यहाँ पर आया 0.75 न्यूटन। तो हमारा तनाव जो आया, जो हमारा टेंशन आया वो आया 0.75 न्यूटन। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है 0.75 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। दो प्रतिरोध इस प्रकार दिए गए हैं कि R1 बेटा हमें दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.5 ओम और R2 दिया है 15 प्लस माइनस 0.5 ओम। जब यह समांतर श्रेणी में जुड़े हो, समांतर श्रेणी में यानी कि पैरेलल वाइज जुड़े हो, तब तुल्य प्रतिरोध के मापन में प्रतिशत त्रुटि है। तो बेटा जो तुल्य प्रतिरोध के मापन में वो आपसे प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे जो प्रतिरोध हैं अगर समांतर क्रम में जुड़े हो तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। तो बेटा यहाँ से वैल्यूज हमें R1 R2 की इजीली मिल जाएंगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट पहले हमारा निकल जाएगा। तो 1/R1 यानी कि
1/10 प्लस 1/R2 यानी कि हमारा 15। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास यहाँ पर आया 10 × 15, 10 + 15 तो आया हमारा 25/10 × 15। तो बेटा यहाँ पर इसको आया 1/6। तो यानी कि R इक्विवेलेंट की बेटा वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 6 ओम। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है, हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तुल्य प्रतिरोध में। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा DR इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा DR1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस DR2 अपॉन R2 का स्क्वायर। अब बेटा हम वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। हमारा DR1 है, R1 की वैल्यू जो हमारी त्रुटि में मतलब जो हमारी एरर है वो हमारी क्या है 0.5, तो DR1 की वैल्यू हो जाएगी 0.5 और R1 की वैल्यू है बेटा हमारी 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, प्लस DR2 बेटा है हमारे यहाँ पर 0.5 और R2 का स्क्वायर यहाँ पे हमारा 15 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 225। ठीक है, और बेटा हमारे यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें पता है क्या है हमारी 6 ओम है। तो इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओम का स्क्वायर यानी कि 36। तो बेटा अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5/100,000 पॉइंट हटा देते हैं, 5/2250 DR इक्विवेलेंट अपॉन 36। तो बेटा हमारे यहाँ पे जैसे सॉल्व करेंगे DR इक्विवेलेंट, इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व करते हैं तो DR इक्विवेलेंट की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाती है यहाँ पर 0.26। तो जब DR इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.26 और हमें निकालनी है बेटा तुल्य प्रतिरोध के मापन में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है यानी कि DR इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू 100। तो DR इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू 100 हमें तुल्य प्रतिरोध के मापन में त्रुटि निकालनी है। तो DR इक्विवेलेंट हमें दिया है 0.26 और R इक्विवेलेंट बेटा हमारे यहाँ पर आया है, R इक्विवेलेंट यहाँ पर आया 6। ठीक है, तो बेटा और हमारे यहाँ पे क्या 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब बेटा इस पूरे को हम लोग सॉल्व करते हैं, जब पूरे को सॉल्व करते हैं तो बेटा हमारे यहाँ पे आंसर आता है 4.33। तो हमारे DR इक्विवेलेंट इंटू 100 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बेटा हमारा यहाँ पर क्या आया बेटा 4.33 यानी कि तब तुल्य प्रतिरोध के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी निकली 4.33। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है बेटा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R से चिन्हित किया गया है। अभिकथन A, जब एक पिंड को 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित किया जाता है इसका परास अधिकतम है। कारण है बेटा अधिकतम परास के लिए sin 2 थीटा का मान 1 के बराबर होना चाहिए। तो बेटा जो पहला हमारा अभिकथन है पहले उसको देखते हैं। जब एक पिंड को 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित किया जाता है इसका परास अधिकतम होता है। तो सबसे पहले जो परास का जो हमारा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू क्या होता है आपका U² sin 2 थीटा अपॉन G। बेटा साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री पे हमारी साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, 1 होती है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि इसका परास अधिकतम है जब उसे 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित किया जाता है। तो बेटा हमारा परास अधिकतम बोल रहा है यानी कि अधिकतम कब होगा, जब उसमें जो थीटा की वैल्यू होगी यानी कि जो साइन की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होनी चाहिए 90 डिग्री होनी चाहिए।
ठीक है। तो जब 90 डिग्री वैल्यू हो गई यानी कि r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 तो हमारा पहले ही है, थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर दे 45 डिग्री पुट कर दे 45 अपॉन जी, यानी कि हमारा 2 इंटू 45 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन आया जी, और साइन 90 की वैल्यू बेटा होती है हमारी 1, तो यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू आर। तो बेटा क्या हुआ यहाँ पर कि जब हमारा यहाँ पर हमने एंगल क्या लिया, जब 45 डिग्री लिया उस एंगल पर हमारी आर की वैल्यू क्या थी मैक्सिमम थी। तो अभिकथन तो हमारा बिल्कुल सही है कि जब एक पिंड को 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो इसका परास अधिकतम है। ठीक है, दूसरा है हमारा अधिकतम परास के लिए 2 थीटा का मान 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि अधिकतम परास के लिए तो हमारा एंगल क्या था 45 डिग्री था, और वो बोल रहा है कि अधिकतम परास के लिए 2 थीटा का मान 1 के बराबर होना चाहिए साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा का मान अगर हमारा 1 के बराबर है तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू बेटा हमारा क्या हो गया साइन 45 डिग्री हुआ, तो 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सॉरी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो यहाँ 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू बेटा हमारा क्या हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। अल्टीमेटली हमारा थीटा क्या आ गया 45 डिग्री, और 45 डिग्री पे ही हमारा परास क्या था मैक्सिमम था, यानी कि अभिकथन और जो कारण है वो दोनों ही सही है, और जो है कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर बेटा हमारा यहाँ पर थर्ड जो है करेक्ट होगा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़े। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक आदर्श गैस का तापमान 200 केल्विन से 800 केल्विन तक बढ़ता है। यदि 200 केल्विन पर गैस की वर्गमाध्य मूलचाल V0 है तब 800 केल्विन पर गैस की वर्गमाध्य मूलचाल होगी। तो बेटा हमने जो है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है, पहले हमारा क्या था 200 केल्विन था, वो हो रहा है हमारा 800 केल्विन, और वो हमसे पूछ रहा है वर्गमाध्य मूलचाल कब 800 केल्विन पर। ठीक है बेटा, तो हम मानते हैं कि हमारी 800 केल्विन पर जो वर्गमाध्य मूलचाल है वो हमारी V1 है, और आपको ये तो हमें दे रखा है कि हमारी 200 केल्विन के लिए वर्गमाध्य मूलचाल क्या है बेटा V0 है। तो ये हम जानते हैं कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो हम जब 800 केल्विन के लिए ले रहे हैं हमने माना हमारे क्या है चाल V1 है, इसके लिए चाल V2 है, तो √800/200 तो आया यहाँ पर हमारा 2, तो V1 अपॉन V0 इज इक्वल टू आया 2, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2V0, यानी कि जब 800 केल्विन पर जो हमारी गैस की वर्गमाध्य मूलचाल होगी क्या हो जाएगी वो दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 2V0। तो बेटा हमारा ऑप्शन जो है सेकेंड हमारा करेक्ट ऑप्शन है 2V0। फिर ये आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि 7 मिनट में एक वस्तु 60 डिग्री से 40 डिग्री तक ठंडी होती है, वातावरण का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। यदि 7 मिनट में वस्तु का तापमान होगा, अगले 7 मिनट में वस्तु का तापमान आपसे पूछ रहा है। तो बेटा हमने न्यूटन का शीतलन का नियम पढ़ा हुआ है। क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है हमारा Ti माइनस Tf अपॉन T टाइम इज इक्वल टू K Ti प्लस Tf अपॉन 2 माइनस Ts। तो यानी कि हमारा इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अपॉन टाइम इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट इनिशियल टेम्परेचर प्लस फाइनल टेम्परेचर अपॉन 2 माइनस जो हमारा वातावरण का ताप, यानी कि जो हमारा सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो हमारा यहाँ पे क्या है Ts है। ठीक है, अब हम 1 बाई 1 जो भी हमें कंडीशन दी हुई है उससे वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है बेटा, पहले वो बोल रहा है कि 7 मिनट में वस्तु 60 डिग्री से 40 डिग्री तक ठंडी होती है। तो बेटा 7 मिनट में वस्तु 60 डिग्री से 40 डिग्री तक ठंडी होती है। ठीक है, के 60 प्लस 40/2 माइनस Ts, यानी कि के 50
माइनस टी एस। टी एस बेटा हमें टी एस दिया हुआ है, टी एस हमें क्या दिया है 10 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा आया 40 के। किसके बराबर आया हमारा 60 माइनस 40 यानी कि 20/7 बराबर आया आपका 40 के। इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोल रहा है कि अगले 7 मिनट में वस्तु का तापमान होगा। तो बेटा अगले 7 मिनट में वस्तु का तापमान होगा, यानी कि हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर 40 माइनस टी बाई 7 इज इक्वल टू आपका यहाँ पर आया के 40 प्लस टी बाई 2 माइनस 10। एक क्वेश्चन नंबर हमारी है यहाँ पर 2। अब क्या करते हैं बेटा, दोनों ही इक्वेशन को क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर इस तरह से डिवाइड करते हैं, 7 हमारा यहाँ पर कट गया, तो 20/40 माइनस टी इज इक्वल टू आया हमारा यहाँ पे 40 के अपॉन के 2 हमारा पलट के बेटा ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आया हमारा 40 माइनस यहाँ पे आया हमारा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 10 इंटू 2 20, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 प्लस टी। ठीक है, तो बेटा के से के हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 20/40 माइनस टी इज इक्वल टू आपका हुआ यहाँ पर 40 इंटू 2/20 प्लस टी। तो बेटा यहाँ पर हमारा 20 से 40 हमारे कैंसिल हुआ, आया 2। ठीक है, तो बेटा जब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारा टी की वैल्यू आएगी वो हमारे आएगी 28 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ऑप्शन नंबर बेटा 4 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 28 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा हमारे यहाँ पे कि पृथ्वी की सतह पर एक पिंड का भार 100 न्यूटन है। इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जब पृथ्वी की त्रिज्या के 1/4 के बराबर एक ऊंचाई पर ले जाते हैं तब है। तो बेटा हमसे बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल बताइए जब क्या करते हैं पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 के बराबर हम ऊंचाई पर उसको ले जाने। हम जानते हैं कि जो जी का मान होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, हर जगह पे जी का मान सेम नहीं होता है, अलग अलग जगहों पर जी का मान चेंज होता रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसकी मतलब उस त्रिज्या की 1/4 के बराबर हम हाइट पर उसको ले जा रहे हैं। तो यानी कि हमारा जी का मान जो भी हमारा चेंज हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, जी डैश आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जी आर स्क्वायर। तो जी डैश हमें निकालना है बेटा, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाएगा, तो जी आर स्क्वायर हमारी पृथ्वी की त्रिज्या, और हम कितनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा r प्लस r/4। ठीक है, h ऊंचाई ने माना r प्लस h ऊंचाई मानी है r/4, क्योंकि वह 1/4 बोल रहा था, h की जगह ने यहाँ पुट किया r/4। तो जी आर स्क्वायर अपॉन बेटा यहाँ पर आया हमारा 5/4 r स्क्वायर। तो हमारा आया जी आर स्क्वायर अपॉन 25/16 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बेटा यहाँ पर कट गया, आया हमारा यहाँ पे 16/25 जी। तो बेटा अगर वेट निकालना है, अगर हमें भार निकालना है, तो भार निकालने के लिए हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 16/25, और एम हमें क्या दिया हुआ है बेटा, एम हमें क्या दिया है यहाँ पर, जो हमें भार दिया हुआ है वो हमें दिया है 100। तो यहाँ 100 इज तो हमारा यहाँ पे कटा है यहाँ पे 4, तो 16 सबको आया हमारा 64 न्यूटन। तो भार हमारा आया बेटा यहाँ पे 64 न्यूटन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 है कि नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे का कारण आर से चिन्हित किया गया है। एक पीएन संधि, जो हमारा अभिकथन ए है बेटा, एक पीएन संधि से विसरण धारा अपवाह धारा से अधिक होती है यदि संधि अग्रदिशिक बायस हो। ठीक है, अगर फॉरवर्ड बायस है आपकी संधि
तो बेटा हमारी क्या हो जाती है, पीएन संधि से विसरण धारा अपवाह धारा से अधिक होती है। तो ये तो हमारा अभिकथन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा हमारा कारण दिया है, एक पीएन संधि है, विसरण धारा आर तरफ से पी तरफ की ओर होती है यदि संधि अग्रदिशिक बायस हो। तो बेटा एन तरफ से पी की तरफ नहीं होती, पी से एन की तरफ होती है। तो कारण तो हमारा क्या हो गया बेटा, यहाँ पर गलत हो गया। तो यानी कि हमारा अभिकथन सही है और कारण गलत है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बेटा जो है फोर्थ सही होगा कि ए सही है परंतु आर सही नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में गलत कथन चुनिए। तो निम्नलिखित में गलत कथन चुनिए। पहला कथन है हमारा, सूर्य के परितः परिक्रमण गति करते हुए ग्रह की रेखी चाल नियत रहती है। बेटा यहाँ बोल रहा है रेखी चाल नियत रहती है। चलिए आगे बढ़े, दूसरा पढ़ते हैं कि दी गई वृत्ताकार कक्षा में उपग्रह की चाल नियत रहती है। सही है। जब एक पिंड पृथ्वी की ओर गिरता है, पृथ्वी के पिंड की ओर विस्थापन नगण्य होता है। करेक्ट है। फिर क्या है बेटा यहाँ पर, फोर, सूर्य के परितः एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हुए ग्रह के लिए ग्रह की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ये भी कथन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो पहला ही हमारा गलत है। कैसे गलत है बेटा, सूर्य के परितः परिक्रमण गति करते हुए ग्रह की रेखी चाल नियत रहती है। बेटा परिक्रमण जो है हमारा, सूर्य के परितः जो भी ग्रह हमारा जो है परिक्रमण करते हैं वो कैसी किस कक्षा में परिक्रमण करते हैं बेटा, वो कक्षा हमारी दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है, इसलिए इनकी रैखिक गति स्थिर नहीं हो सकती है। तो बेटा ये हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा गलत है, यानी कि हमारा सही जो आंसर है वो है 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 5 किग्रा द्रव्यमान का एक बच्चा एक झूले नुमा गोल चक्र का चक्कर पूरा करता है। बेटा यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है, का गोल चक्र कितने टाइम में, 3.14 सेकेंड में पूरा करता है। इस गोल चक्र की त्रिज्या 2 मीटर है। बच्चे पर लगने वाला अपकेंद्र बल होगा। तो बेटा वो बोल रहा है इस गोल चक्र की त्रिज्या जो है वो 2 मीटर है, यानी कि आपको दिया है वो आर उसने आपको दिया बेटा 2 मीटर। आपको टाइम दिया उसने 3.14 सेकेंड। ठीक है, और उसने आपको एम मास दिया या द्रव्यमान दिया आपको 5 kg। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 5 ही द्रव्यमान का एक बच्चे झूले नुमा गोल चक्र पर गोल चक्र जो है वो 3.14 सेकेंड में पूरा करता है। इस गोल चक्र की त्रिज्या 2 मीटर है। बच्चे पर लगने वाला अपकेंद्र बल यानी कि F = आपका होता है mr ओमेगा स्क्वायर। लेकिन बेटा हमें ओमेगा हमारे पास यहाँ नहीं है, तो ओमेगा फिर हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा = होता है बेटा 2π/t, यानी कि 2 × 3.14 अपॉन 3.14 3.14 कैंसिल हो गया, तो आया हमारा ओमेगा = 2 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर ओमेगा के वैल्यू जल्दी से पुट कर देते हैं। तो F = m है हमारा 5, R है हमारा यहाँ पर बेटा 2 और ओमेगा की वैल्यू आई 2, यानी कि 2 का आया स्क्वायर, यानी कि 5 × 4 × 2 5 को 20 40, यानी कि 40 न्यूटन हमारा आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम एवं सोने का कार्य फलन क्रमशः 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सोना तथा एल्युमिनियम के लिए निरोधी विभव तथा आवृत्ति के बीच प्रवणताओं का अनुपात। तो बेटा निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच प्रवणताओं का आपसे अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो बेटा AVS = हम लोग क्या लिख सकते हैं, HNu - 5 लिख सकते। ठीक है, तो VS = क्या हो जाएगा, H/E न्यू -π/E। ठीक है बेटा, यहाँ फिर प्लस इधर कर दिया, इधर माइनस इस तरह से लगा देंगे। ठीक, तो बेटा हम यहाँ देख रहे हैं कि जो भी हमारी यहाँ पर प्रवणता है, ठीक है, प्रवणता क्या होगी, सभी मेटल्स के लिए, सभी हमारी जो धातुएं हैं उनके लिए क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट है H/E। ठीक है, तो प्रवणता हमारी कांस्टेंट है।
और दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि कार्यफलन से ये क्या है, मुक्त है, कार्यफलन से स्वतंत्र है। यानी कि जो हमारी प्रवणताओं का अनुपात होना चाहिए, जो कि ये तो कांस्टेंट है, तो प्रवणताओं का अनुपात क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। एक कण 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से एक्स दिशा के अनुदिश गति प्रारंभ करता है तथा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक समान दर से त्वरित होगा। वेग को 60 मीटर पर सेकंड तक पहुंचने में कण द्वारा लिया गया समय है। तो बेटा कण द्वारा लिया गया समय यानी कि आपसे t पूछा गया है। यहाँ पे आपको क्या क्या दे रहा है बेटा, यहाँ पे हमें वेलोसिटी दी है, प्रारंभिक वेग दिया है, u दिया है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर वो बोल रहा है जो त्वरण आपको दिया है उसने दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेग तक पहुंचने में यानी कि जो हमारा फाइनल वेलोसिटी दे रहा है वो हमें दे रहा है 60 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचने कण द्वारा लिया गया समय t। तो बेटा v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, तो हमारा यहाँ पे ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू और t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। तो v हमें दिया है 60 माइनस 10 अपॉन 2 यानी कि आया 50/2 यानी कि 25 सेकेंड्स। ठीक है, तो t इज इक्वल टू आया 25 सेकेंड्स। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, दो प्रक्षेप ए और बी को 36 से 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर क्रमशः 40 मीटर पर सेकंड और 60 मीटर पर सेकंड के वेगों से प्रक्षेपित किया जाता है। उनके क्रमशः परासों का अनुपात है। तो बेटा परासों का अनुपात यानी कि आर आपसे पूछ रहा है, R1 अपॉन R2 परासों का अनुपात पूछ रहा है। तो बेटा आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जैसे जैसे क्वेश्चन में वैल्यूज दी है वैसे वैसे हम पुट करते हैं ना। तो पहली कंडीशन में हमारा R1 हम ले रहे हैं, तो हमारा उसमें वेलोसिटी है 40 साइन थीटा हमें क्या दिया हुआ है बेटा, थीटा हमें दिया है 30 डिग्री यानी कि साइन 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन जी यानी कि आया यहाँ पे 40 का स्क्वायर साइन 60 डिग्री अपॉन जी, इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 2 के लिए बेटा हमारा आया यहाँ पे दूसरा हमारी जो दी है वेलोसिटी 60 का स्क्वायर साइन 2 इंटू एंगल दिया 60 डिग्री अपॉन आया जी यानी कि आया हमारे पास 60 का स्क्वायर साइन 120 डिग्री। 60 इंटू 2 हो गया 120 डिग्री, और 120 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं यहाँ पर अपॉन जी। तो इक्वेशन नंबर ये हो गई 2। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू बेटा यहाँ से जी और जी हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन 180 माइनस 60 डिग्री तो साइन 60 आएगा यानी कि अल्टीमेटली ये वैल्यूज भी हमारा साइन साइन क्या हो जाएगी कट जाएगी। तो यहाँ पे आया 40 अपॉन 60 का स्क्वायर, 40 और 60 बचा तो 0 0। यहाँ पे आया पर 2/3 यानी कि 4/9। तो R1 बाई R2 की वैल्यू आए बेटा हमारी 4/9। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट जाएगा 4/4:9। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 15 की क्वेश्चन, प्रोटॉन पी तथा इलेक्ट्रॉन ई की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य एक समान होगी। तरंग दैर्घ्य क्या होगी एक समान होगी जब इनके संवेगों का अनुपात है। तो तरंग दैर्घ्य एक समान होगी यानी कि लैम्डा पी इज इक्वल टू क्या होगा लैम्डा ई होगा जब इनके संवेगों का अनुपात है। संवेगों का अनुपात पूछ रहा है बेटा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो एच अपॉन प्रोटॉन के लिए पी बराबर एच अपॉन पी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बेटा एच और एच हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो बेटा हमसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, तो प्रोटॉन अपॉन पी हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आया 1:1 1:1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बेटा यहाँ के सही आएगा ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1:1।
नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, a/2 परिणामी की जगह बचा परिमाण होगा यहाँ पे, परिमाण। a/2 परिमाण के बल एक दूसरे के लंबवत है, उनके परिणामी का परिमाण है। तो बेटा उनके परिणामी का परिमाण आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो परिणामी का परिमाण, परिणामी का से परिमाण पूछ रहा है यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा एक दूसरे के लंबवत हैं तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए अगर हम परिणामी ले तो हमारा f = f1² प्लस f2²। तो परिमाण हमें क्या दिए हुए हैं, परिमाण हमें दिए हैं a का स्क्वायर है और दूसरा हमारा a/2 का स्क्वायर है, यानी कि आया हमारे पास a² प्लस a²/4, यानी कि √5a²/4, यानी कि √5/2a। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बेटा यहाँ पर सही आया, ऑप्शन हमारा 4 यहाँ पे करेक्ट है, √5a/2। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। जब निकाय को ऊष्मा दी जाती है इसका तापमान अवश्य बढ़ना चाहिए। दूसरा है एक ऊष्मागतिक प्रक्रम में निकाय द्वारा धनात्मक कार्य किया जाता है, इसका आयतन अवश्य बढ़ना चाहिए। तो कथन एक बेटा फिर से पढ़ते हैं कि जब निकाय को ऊष्मा दी जाती है इसका तापमान अवश्य बढ़ना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि समतापी प्रक्रम में बेटा क्या होता है कि हम ऊष्मा देते जाते हैं लेकिन उसका टेम्परेचर क्या रहता है, उसका तापमान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो ये तो हमारा गलत है कथन। दूसरा है हमारा एक ऊष्मागतिक प्रक्रम में निकाय द्वारा धनात्मक कार्य। अगर बेटा कार्य धनात्मक होता है, यानी कि जो हमारी गैस है उसका प्रसार हो रहा है और गैस का प्रसार हो रहा है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि उसका आयतन बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि अगर निकाय द्वारा धनात्मक कार्य किया जाता है तो इसका आयतन अवश्य बढ़ना चाहिए। तो बेटा ये तो हमारा जो कथन 2 है वो बिल्कुल सही है। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन आना चाहिए, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा है, किसी क्षण 500 ग्राम द्रव्यमान के एक कण का वेग आकर 2ti प्लस 3t² j मीटर पर सेकेंड है। यदि t बराबर 1 सेकेंड पर कण पर आरोपित बल I प्लस nj न्यूटन है, तब x का मान होगा। बेटा आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, x का मान पूछ रहा है। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बेटा आपको v देना है। तो v दिया हुआ है यहाँ पे 2ti प्लस 3t² j, यानी कि dv/dt बेटा क्या होगा यहाँ पे 2i प्लस 6t यानी कि हमारे पास जो एक्सीलरेशन आया वो आया हमारे पे 2t प्लस 6t। तो बेटा हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया है, फोर्स हम या बल हम आसानी से निकाल सकते हैं। F = ma, और बेटा m आपको दिया है 500 ग्राम, तो इसको केजी में बदलेंगे, यानी कि 500/1000 इंटू a। बेटा आपको क्या दिया है, क्या निकाला हमने यहाँ पे 2i प्लस 6t, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारा आया 0.5 इंटू 2i प्लस 6t। तो बेटा हमारा वो बोल रहा है कि t बराबर 1 सेकेंड पर कण पर आरोपित बल। तो 1 सेकेंड पर यानी कि t की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं बेटा t = 1 पुट करते हैं। तो जब t = 1 पुट करेंगे तो हमारा जो f की वैल्यू आई बेटा वो आएगी हमारी i प्लस 3j। तो बेटा i प्लस 3ji, अगर हम इससे इसको इक्वेट करें, जो बल हमें दिया है वो i प्लस xj, तो अगर हम इस इक्वेशन को इस वैल्यू को इससे इक्वेट करें तो i प्लस xj, तो x किसके इक्वल है बेटा, हमारा 3 के इक्वल है, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या होगी 3 होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वेग समय अभिरेख के नीचे का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा दिए गए समय में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। और कथन 2 है कि त्वरण समय अभिरेख को नीचे का क्षेत्रफल दिए गए समय में वेग में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।
तो बेटा कथन ये है कि अगर हम जो वेग समय का जो ग्राफ देखते हैं उसमें जो आपका एरिया अंडर ग्राफ है, जो ग्राफ के अंदर का जो क्षेत्रफल है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो ये बोल रहा है वो तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। लेकिन वो तय की गई दूरी वो कैसे प्रदर्शित करता है, क्योंकि वहां पे तो स्थिति में परिवर्तन हो रहा होता है तो वहाँ दूरी तो ले नहीं सकते, यानी कि वो किसको प्रदर्शित करता है, विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो ये तो हमारा कथन गलत हो गया। कथन 2 है त्वरण समय अभिरेख के नीचे का क्षेत्रफल दिए गए समय में वेग में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो बेटा ये हमारा कथन क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 इंटू 10⁻⁻9 कूलम वाले बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव आपको 50 वोल्ट दिया है। बिंदु P की बिंदु आवेश से दूरी है, बेटा दूरी पूछ रहा है यानी कि R पूछ रहा है। तो V इज इक्वल टू बेटा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, तो V हमें यहाँ पर हमें R निकालना है, तो R इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं 9 × 10⁹ इंटू Q बेटा हमें दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻9 अपॉन V हमें दिया है बेटा यहाँ पे 50। तो ये 5 से हमारा 50 गए, यहाँ पे आया हमारा 10, तो 9 × 10⁹ इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻1, ये 10⁻9 10⁻⁻9 हमारा कट गया, तो हमारा आया 0.9 R मीटर। अगर सेंटीमीटर मिले तो हमारा आया 90 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सभी ऑप्शन हमें सेंटीमीटर में दिए, तो हमारा R की वैल्यू आई 90 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बार तापमान जिस पर ऑक्सीजन अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान उनके 27 डिग्री तापमान पर गतिज ऊर्जा के मान का दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बोल रहा है, गतिज ऊर्जा का मान दुगना हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं जो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। तो बेटा यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान किस टेम्परेचर पर जो है दुगना होगा, तो हम लोग अगर इक्वेशन बनाए, अगर इसको रेशियो में लिखे अपॉन जब हमारी क्या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तब ताप हमारा कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा हो जाएगा यहाँ पर 273 में जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 300। ठीक है, तो यहाँ पे कट गया, तो T1 इज इक्वल टू आया आपका 600 केल्विन। तो अगर वैल्यू निकालें, ये हमारा केल्विन में आया है, इसको डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो क्या करेंगे -273, यानी कि आया हमारा 327 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा तापमान आया वो हमारा क्या आया 327 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, 400 मीटर पर सेकंड की चाल से क्षैतिज दिशा में चलती हुई 0.1 kg द्रव्यमान की एक गोली खुरदुरे क्षैतिज तल पर रखे 3.9 kg द्रव्यमान वाले लकड़ी के टुकड़े से टकराती है। गोली गुटके में धंस जाती है एवं संयुक्त निकाय रुकने से पहले 20 मीटर चलता है। गुटके एवं तल के बीच का घर्षण गुणांक है। तो बेटा हमसे घर्षण गुणांक इसमें पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा जो संवेग संरक्षण ये यहाँ पे लगाएंगे P इनिशियल बराबर आपका P फाइनल। तो पहले हमारी क्या है 400 मीटर पर सेकंड की चाल से 0.1 kg द्रव्यमान की गोली। ठीक है, यानी कि 400 इंटू 0.1 बराबर क्या होती है, लकड़ी के टुकड़े में लकड़ी के टुकड़े से टकराती है, तो उसका जो द्रव्यमान दिया वो हमें दिया 3.9, यानी कि 0.1 प्लस 3.9 V। ठीक है, तो यहाँ पर आया हमारा 40/4 इज इक्वल टू V। तो V की वैल्यू है बेटा हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर घर्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पर,
तो F इज इक्वल टू होता है म्यू आर। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, आर इज इक्वल टू एम जी होगा। तो एम से एम हमारा कट गया, तो ए इज इक्वल टू हमारा आया यहाँ पे म्यूज। इस वैल्यू को हम यूज करेंगे क्योंकि हमें म्यू की ही वैल्यू निकालनी है। अब वो कह रहा है कि जब वो टुकड़ा जो है गुटके से टकराती है, गोली गुटके में धंस जाती है और संयुक्त निकाय रुकने से पहले 20 मीटर चलता। ठीक है, संयुक्त निकाय जो है 20 मीटर चलता है, यानी कि हम जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। हमने इक्वेशन पढ़ रखी है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर 0, यू की वैल्यू हमारी लिख ली है 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह आप पुट करेंगे बेटा यहाँ पे म्यू जी इंटू एस हमें दे रहा है यहाँ पर 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है 100 इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है इंटू आपका 10 इंटू 20। ठीक है, तो हमारा है यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 1/4, यानी कि हमारा आया 0.25। तो म्यू की वैल्यू आई हमारी 0.25। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 0.25। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 23। प्रदर्शित चित्र के अनुसार आर त्रिज्या वाले पथ पर कोणीय वेग ओमेगा से केंद्र O के चारों ओर घूम रहे कण P के लिए समय t पर OP का x अक्ष का प्रक्षेपण है। तो बेटा आपसे इक्वेशन पूछ रहा है। ठीक है, आपसे इक्वेशन पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए बेटा, अगर इस एंगल की बात करें, ये एंगल हमें नहीं दिया गया है, हमने माना ये थीटा। ठीक है, ये एंगल हमने माना बेटा थीटा है, ये एंगल हमने बेटा माना थीटा है। तो बेटा थीटा इज इक्वल टू, तो बेटा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? बीटा बाई टी। ठीक है, जो हमारा कोणीय वेग होता है वो क्या होता है? हमारा थीटा बाई टी होता है। तो बेटा यहाँ पर थीटा की वैल्यू वाइज कोण की वैल्यू निकाले थीटा की, तो हमारी क्या आ जाएगी? ओमेगा टी। ठीक है, और बेटा तो जो टोटल एंगल आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। तो टोटल जो एंगल आएगा हमारा, टोटल एंगल हमारा क्या है बेटा यहाँ पे? ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी कि बेटा हमें पाई में वैल्यू दी है यहाँ पे, पाई के टर्म्स में। तो पाई/6, 30 डिग्री को हम लोग पाई/6 भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा टी प्लस पाई/6। अगर हम लोग कॉस की बात करें, कॉस अगर कॉस में ले तो कॉस क्या होता है आपका? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यानी कि आधार आपका है x और कर्ण दे रहा है वो आपको r। तो x/r कॉस थीटा। टोटल है कि हमारा क्या है? कॉस ओमेगा टी प्लस पाई/6 इज इक्वल टू आया आपका x/r, आधार बटे कर्ण। तो बेटा x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? r स्मॉल दे रहे हैं यहाँ पे, स्मॉल कर लेते हैं। तो बेटा x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा r कॉस ओमेगा टी प्लस पाई/6। तो हमारी इक्वेशन आई x इज इक्वल टू r कॉस ओमेगा टी प्लस पाई/6। तो ऑप्शन नंबर बेटा हमारा 1 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 24। प्रकाश विद्युत के प्रभाव में प्रकाश द्वारा आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। जिस अधिकतम गतिज ऊर्जा से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। सबसे पहले तो बेटा हमारा जी यहाँ पर गतिज ऊर्जा की हर जगह बात कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है h⁻⁵। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखते हैं प्रकाश द्वारा आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। बेटा अगर तीव्रता आपकी अधिकतम है, हायर है अगर तीव्रता, यानी कि जो आपके फोटॉन्स होंगे वो सतह पर ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे, ज़्यादा टकराएंगे, और ज़्यादा फोटॉन्स होगी तो ज़्यादा टकराएंगे तो हमारा क्या होगा बेटा? फोटो करेंट जो होगी हमारी, जो फोटो करेंट यानी कि जो हमारी प्रकाश धारा होगी वो क्या होगी? अधिकतम होगी। तो बोल रहा है कि प्रकाश धारा आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये हमारा कथन जो है बिल्कुल सही है।
फिर है बी हमारा है, जिस अधिकतम गतिज ऊर्जा से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो जिस गतिज ऊर्जा से प्रकाश इलेक्ट्रॉन बेटा उत्सर्जित होते हैं वह आपतित आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। H-5 होता है तो वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, तो हमारा ये भी क्या है, सही। फिर सी है हमारा, जिस अधिकतम गतिज ऊर्जा से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो बेटा वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, केवल आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। डी है हमारा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित विकिरण की एक न्यूनतम दहली तीव्रता आवश्यक होती है। तो बेटा दहली तीव्रता नहीं, दहली आवृत्ति आवश्यक होती है। और अगर जो हमारी आवृत्ति है अगर वो दहली आवृत्ति से क्या है, ज़्यादा दहली आवृत्ति से कम है, तो हमारा जो फोटॉन होगा वो नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं निकलेगा। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। फिर हमारा ई है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो बेटा आवृत्ति पर, आपतित जो है प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये अलग पॉइंट भी हमारे गलत हो गए, यानी कि ए और बी हमारे करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है सही है, केवल ए और बी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, दर्शाए गए संयोजन की तुल्यधारिता है। तो बेटा दर्शाए गए संयोजन की आपसे तुल्यधारिता पूछ रहा है। हमने माना ये हमारा पॉइंट ए है, हमने माना ये हमारा पॉइंट बी है। तो ठीक है बेटा, अगर ये बी है, यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल होगा, जो हमारा जो विभवांतर होगा, ये भी बी है, ये भी बी है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा आपका, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ले, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे यहाँ पे 0 होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस बेटा हमारा 0 है तो बेटा हमारे यहाँ पे चार्ज भी क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे केस में जो हमारा फिगर आएगा वो इस तरह से आना चाहिए, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा फिगर आएगा, ये बी है और ये ए है। केवल 2 संधारित्र हमारे पास बचे यहाँ पर। तो अगर हम इसका सी इक्विवेलेंट निकालें, सी इक्विवेलेंट निकाले तो हमारा हो जाएगा C1 + C2, यानी कि C + C, यानी कि आया हमारा 2C। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आया हमारा 2C। तो बेटा हमारे क्वेश्चन जो है इसका आंसर आया बेटा 2C, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4। तो बेटा हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक डिस्कस हो चुका है। अब आगे जो है सर कंटिन्यू करेंगे, तो बिना देर किए सर को बुलाते हैं। देखिए बच्चे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, और इसके पहले के क्वेश्चन नैना मैम आपको डिस्कस करा चुकी है। और देखते हैं बच्चे 26 क्वेश्चन कह रहा है कि v वेग से गति करता हुआ एक m द्रव्यमान का कोई कण 2m द्रव्यमान वाले किसी स्थिर कण से संघट्ट करता है। तो संघट्ट के बाद वो एक दूसरे से चिपक कर एक साथ जिस वेग से बच्चे चलना जारी रखते हैं वह वेग हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए आपको m द्रव्यमान का वेग दे रखा है बच्चे, ये है आपका v, और चूंकि ये स्थिर कण है बच्चे, तो स्थिर मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चे इनिशियल, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप जानते हो संवेग संरक्षण के नियम से कि आपका जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब बच्चे क्या है कि ये हो जाएगा m × v प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2m × आ जाएगा बच्चे ये 0, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है, जो कि एक दूसरे के साथ चिपक कर चल रहे हैं बच्चे। तो इसका मतलब है इनका टोटल मास हो जाएगा आपका 3m, और ये जो वेलोसिटी होगी बच्चे ये होगी आपकी v'। तो इसको जरा सॉल्व कर लो, तो ये मास से मास आपका चला जाएगा। तो जो v' का वैल्यू होगा बच्चे ये आ जाएगा आपका, द वैल्यू ऑफ v' विल बिकम v/3, ये आपको वैल्यू दे देगा, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 2। तो 26 का बच्चे क्या होगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका, सॉरी ऑप्शन सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है किसी भौतिक राशि इस प्रकार दी गई है, P बच्चे यहाँ पे डिपेंडेंसी दी गई है आपको एक सर्टेन पैरामीटर्स पे, और A, B, C एवं D को मापने में हुई प्रतिशत त्रुटि क्रमशः एक 1%, 2%, 3% और 4% है। राशि को मापने में हुई प्रतिशत त्रुटि होगी। तो अगर हम यहाँ पे लिख लें बच्चे डेल्टा P/P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × ये हो जाएगा आपका डेल्टा A/A प्लस यहाँ पे होगा 3 डेल्टा B/B प्लस होगा यहाँ पे डेल्टा C/C प्लस यहाँ पे होगा हाफ, और इधर आ जाएगा आपका डेल्टा D/D। ये कुछ आपको वैल्यूज देगा। तो A, B, C और D में आपको वैल्यूज दे रखा है। ये है बच्चे 3 × 1% प्लस ये है 3 × 2%, और प्लस डेल्टा C/C की बात करें तो ये दे रखा है आपको 3% प्लस यहाँ पे है 1/2 × 4%, कुछ ऐसे वैल्यूज दे रखी है।
तो ये 3 और 6 क्या हो जाएगा 9, 9 3 हो जाएगा 12 और 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका 14%, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि माना दो जारों ए व बी में समान दाब P और आयतन V ताप T पर एकल परमाणुवी गैसें रखी हुई हैं। ए में रखी गैस को समतापी रूप से अपने वास्तविक आयतन का 1/8 भाग तक संपीड़ित किया जाता है तथा बी में रखी गैस को अपने वास्तविक आयतन के 1/8 भाग तक रुद्धोष्म प्रक्रम में संपीड़ित किया जाता है। तो यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही है। बी में रखी गैस एवं ए में रखी गैस के अंतिम दाबों का अनुपात होगा। देखो पहले समतापी बात कर रहा है, तो समतापी में आप जानते हो कि आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। ये होता है बच्चे आपका P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। एक सिंपल सी बात है, आपको ये समझनी है। तो कह रहे हैं कि समतापी रूप से अपने वास्तविक आयतन के 1/8 भाग तक संपीड़ित किया जाता है। तो देखो इनिशियल प्रेशर बच्चे हम मान लेते हैं बच्चे आपका P है, इनिशियल वॉल्यूम बच्चे V है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे P2 और आपका जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए V/8। तो V से V चला गया, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे P2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8 टाइम्स P। इसका मतलब समतापी प्रक्रम में जो आपका अंतिम दाब है बच्चे वो क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा अपने इनिशियल ताप का। और ऑब्वियस सी बात है, देखो भाई आपका जब आयतन कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा बच्चे आपका इंक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये आपको एक सिंपल सी बात समझनी है। अब आते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में आपको पता है कि P1 V1 टू पावर गामा इक्वल्स टू होता है बच्चे आपका P2 V2 टू पावर गामा। ये कुछ आपकी इक्वेशन होती है। तो P1 को हम P कंसीडर कर लेते हैं, V1 हो गया बच्चे आपका V इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आपका P2। और अगर हम बात करें बच्चे V2 की, तो V2 हो गया है बच्चे आपका V/8 का होल पावर हो जाएगा यहाँ पे गामा। तो यहाँ से V टू पावर गामा से V टू पावर गामा तो आपका चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P2 का जो वैल्यू होगा वो कितना दे देगा आपको। देखो ये 8 इधर लेके जाओगे तो ये ऊपर रहेगा आपका, तो 8 टू पावर गामा टू पावर इंटू क्या हो जाएगा आपका P, कुछ ऐसा वैल्यू देगा। अब चूंकि एकल परमाणुवी गैसेस की बात हो रहा है यहाँ पे, तो एकल परमाणुवी गैसेस की अगर हम बात करें तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले गामा। गामा होता क्या है बच्चे आपका 1 + 2/f, चूंकि मोनो एटॉमिक गैसेस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3f का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 3 होगा, तो 1 + 2/3, तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चे 5/3। तो गामा यहाँ पे हो जाएगा बच्चे आपका 5/3। तो जो P2 का वैल्यू हो जाएगा ये देगा आपको 8 टू पावर और ये आ जाएगा आपका 5/3 इंटू आएगा यहाँ पे P। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो देखो क्या होगा यहाँ पे P2/P1 इक्वल्स टू क्या देगा यहाँ पे P से P आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 टू पावर 5/3 अपॉन क्या देगा आपको 8। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो 8 टू पावर यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/3 माइनस का 1, कुछ ऐसी वैल्यू दे देगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 की पावर 2/3 ये देगा। अब देखो क्या होगा, बाहर ले आओ तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे आपका 4। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा बच्चे आपका 4, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक्स एच के अनुदिश सरल आवर्ती गति कर रहे हैं किसी कण का आयाम बच्चे दे रखा है a है, समय t इक्वल्स टू 0 पर कण की स्थिति x इक्वल्स टू a/2 है एवं यह धनात्मक एक्स एच के अनुदिश चलता है। t समय में कण का विस्थापन दे रखा है आपको x इक्वल्स टू ये है आपका a sin ओमेगा t प्लस का डेल्टा, कुछ ऐसा दे रखा है। आपसे पूछा है कि डेल्टा का मान क्या होगा। देखो भाई यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि ये जो पोजीशन है आपको दे रखा है a/2 कब है, जब आपका जो सिचुएशन है वो टाइम इक्वल्स टू 0 पर है। तो भाई जरा रख जाओ यहाँ पे t इक्वल्स टू 0, तो एट t इक्वल्स टू 0 पे जो x हो रहा है वो है आपका a/2 इक्वल्स टू क्या होगा a, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे आपका साइन डेल्टा। तो a से a चला गया, क्या बचा यहाँ पे 1/2 इक्वल्स टू आ जाएगा साइन डेल्टा। और ये जानते ही हो आप डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे 30 डिग्री, और इसे ही बच्चे आप लिख सकते हो π/6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बच्चे आपका 4th। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग की बच्चे बात हो रही है यहाँ पे। तो कोणीय संवेग होता क्या है, L इक्वल्स टू NH/2π। ये आपको एक सिंपल सी बात समझनी है। यदि इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में घूमना है तो कोणीय संवेग में हुआ परिवर्तन होगा। अब देखो चूंकि यहाँ पे बोहर कक्षा में बात की जा रही है, तो बोहर कक्षा मतलब क्या होता है आपका ग्राउंड की बात होती है।
तो यहाँ पे जो आपका ग्राउंड स्टेट हो जाएगा L इक्वल्स टू कितना देगा आपको h/2 अगर हम लोग दूसरी कक्षा की बात करें तो यहाँ पे n मान लेते हैं ये L1 है, और ये जो वैल्यू है आपकी h/2 ये वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे क्या है आपका, इसको हम लोग L ही रहने देते हैं। ये जो वैल्यू है बच्चे ये क्या है आपकी L कंसीडर करो। n इक्वल्स टू 2 पे देखो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये L डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 2h/2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो h/2 को आपने L लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका 2L। तो चेंज इन आपका कितना संवेग हुआ ये आपको निकालना है कि अभी इनिशियली बच्चे L था और फाइनल बच्चे 2L है, तो जो चेंज आएगा बच्चे एंगुलर मोमेंटम ये क्या होगा L फाइनल माइनस क्या होगा L इनिशियल, तो ये हो जाएगा 2L माइनस आ जाएगा L इक्वल्स टू क्या देगा आपको L। तो L होगा बच्चे आपका कोणीय संवेग, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जब किसी एक समतल दर्पण के सामने, देखो समतल दर्पण की बात हो रही है यहाँ पे, कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है कोई एक वस्तु रखी हुई है, ये जो डिस्टेंस है बच्चे ये आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि, तो देखो भाई एक बात तो क्लियर है कि जहां पे वस्तु रखी है वहीं पे आपका क्या बनेगा बच्चे, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये भी क्या होगी बच्चे आपकी 12 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि दर्पण द्वारा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है भाई, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे। अब दर्पण को स्थिर वस्तु की तरफ 4 सेंटीमीटर खिसकाया जाता है, या 4 सेंटीमीटर बच्चे खिसकाया जा रहा है, जिस दूरी से प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है बच्चे, विस्थापित हो जाती है, वह है। देखो अब जो आपका मिरर है बच्चे वो कुछ यहाँ पहुंच गया, ये आपकी सिचुएशन आ गई मिरर की, और ये जो डिस्टेंस है बच्चे कितना किया, 4 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, जब ये 4 शिफ्ट हुआ तो इधर कितना बचा, ये जो डिस्टेंस बचेगी ये आपकी 8 बचेगी। अब जितनी दूरी पे आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ही दूरी पे आपका क्या बनेगा, इमेज भी बनेगा। तो जब ये 4 इधर शिफ्ट हुआ है तो 4 बचे आपका इमेज, ये इधर भी शिफ्ट होगा, तो ये इमेज कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे आपकी 8 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब आपका स्थापित होगा वो कितना होगा बच्चे आपका 8 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाएगा। एक सीधी सी बात है, ये आप याद रखिएगा। तो क्या आ जाएगा आपका चौथा, सिंपल सी बात है, ये याद रखना कि देखो पहले आपका क्या था 12 था, अभी कितना है 8 है, तो 4 इधर कम होगा और 4 इधर कम होगा, तो कितना हो जाएगा विस्थापन, 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन होगा बच्चे इसका 4th। चलिए कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी अचानक से अपने वास्तविक आयतन के 1/64 गुना सिकुड़ जाए तब इसका द्रव्यमान समान रहे, तो पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो 24/x हावर हो जाता है। तो x का मान होगा, देखो पहले कह रहा है कि पहले कुछ आयतन सपोज करो v था, और अभी जो इसका आयतन है वो क्या है बच्चे आपका v डैश है। तो देखो भाई इसकी रेडियस बच्चे क्या है आपकी r है, तो चलिए इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा फील आना चाहिए आपको। चलिए ये थोड़ा सा स्मॉल बना लिया हमने, इसकी रेडियस बच्चे क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम पहले क्या था बच्चे v, और अब कितना है बच्चे v/64। तो जब वॉल्यूम 64 बच्चे आपका कम हो गया है v/64, तो रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ से, ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस क्या होगा बच्चे आपका r/4 होगा। ये सिंपल सी बात आपको समझनी है। अब कह रहे हैं कि यदि इसका द्रव्यमान सेम रहे, तो मतलब इसका द्रव्यमान m है तो इसका भी द्रव्यमान m है, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। कह रहा है कि इसका जो घूर्णन काल है वो 24/x हार हो जाता है। तो x का जो मान ये आपसे पूछा हुआ है, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कोणीय संवेग के संरक्षण नियम से। आपको पता है कि कोणीय संवेग का संरक्षण नियम क्या होता है कि I ओमेगा इक्वल्स टू होना चाहिए बच्चे आपका कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका I2 ओमेगा 2। अब चूंकि ये कैसी बॉडी है आपकी, स्फेरिकल बॉडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2/5, ये हो जाएगा आपका mr² इंटू हो जाएगा ओमेगा 1 इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 2/5 m, और रेडियस यहाँ पे हो गया है आपका r/4। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा r²/16 इंटू यहाँ पे दे देगा आपको ओमेगा 2। तो 2/5 से 2/5 बच्चे आपका कट हो रहा है, r² से r² कट हो रहा है, m से m कट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये बचेगा ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2/16। ऐसा करते हैं कि इन दोनों को जरा डिवाइड कर लेते हैं। देखो भाई रेशियो क्या आएगा, ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/16, कुछ ऐसी वैल्यू देगा।
अब आपको पता है कि इनका टाइम पीरियड के साथ रिवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो जब यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो ये कुछ ऐसा देगा आपको, t2 बाई t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 बाई 16। तो यहाँ से अगर आप देखो तो t2 को क्या लिख सकते हो बच्चे, t2 बिकम्स t1 बाई 16। अच्छा, t1 क्या है आपको पता है कि 24 हार्स है, और यही आपको दे भी रखा है, तो 24 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। तो देखो भाई 20 ये टाइम आपको दे भी रखा है 24 बाई एक्स, तो इससे ही कंपेयर कर लो। तो जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका 16, जो कि होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 0.1 मिलीमीटर अल्पतमांक वाले वर्नियर कैलिपर्स के प्रयोग में जब दोनों जबड़े जुड़े हुए हैं तो वर्नियर पैमाने का शून्य पैमाने के शून्य के दाहिनी ओर रहता है। जब बच्चे आपका क्या हो, ये दाहिनी ओर रहता है, तो आपकी जो एरर होती है वो होती है बच्चे आपकी धनात्मक एरर। कैसी होगी बच्चे आपकी धनात्मक एरर? तो हम लोग निकाल लेते हैं कि वो आपकी जो धनात्मक मतलब जो शून्य त्रुटि है वो क्या होगी। यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे शून्य त्रुटि, तो देखो आपको शून्य त्रुटि क्या देगा यहाँ पे, चूंकि कोइंसाइडिंग पॉइंट आपको दे रखा है, ये है बच्चे आपका 6, और लीस्ट काउंट आपको दे रखा है वो है बच्चे आपका 0.1। ठीक है, छठा ये दे रखा है आपको 6, छठा आपका कोइंसाइडिंग पॉइंट है। तो जो शून्य त्रुटि हो जाएगी वो हो जाएगी 6 इंटू 0.1 मिलीमीटर। तो आपको ये क्या देगा 0.6 मिलीमीटर, कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब कह रहे हैं कि एक गोलक का व्यास मापते समय वर्नियर का पैमाने का शून्य 3.2 सेंटीमीटर और 3.3 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। देखो जब बीच में रहता है की बात आ जाए तो जरा ध्यान से समझो बच्चे यहाँ पे कि ये जो मेन स्केल हो गया, जैसे सपोज करो कि 0.2 0.3 यहाँ पे है और ये आ रहा है बच्चे आपका वर्नियर स्केल। तो यहाँ तक कि हम लोग ये जो लेफ्ट में मार्क है ना, ये लेफ्ट में मार्क है, यहीं तक कि हम लोग ले लेते हैं बच्चे रीडिंग। तो इसे कहते हैं हम लोग मेन स्केल रीडिंग। तो ये आपको दे रखा है मेन स्केल रीडिंग, ये बच्चे क्या है आपका 3.2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है एवं वर्नियर पैमाने का चौथा विभाजन मुख्य, चौथा विभाजन कह रहा है कि मुख्य पैमाने के संपाती होता है, गोलक का मापा गया व्यास होगा। पहले तो देखो भाई हम लोग निकाल लेते हैं जरा व्यास क्या आएगा। तो यहाँ पे दो तरह की बच्चे रीडिंग होती है, एक होती है आपकी वास्तविक रीडिंग और इससे पहले होती है आपकी जो ट्रू रीडिंग मतलब एक्चुअल रीडिंग, और दूसरी होती है बच्चे आपकी ट्रू रीडिंग। तो एक्चुअल रीडिंग क्या होता है बच्चे, एक्चुअल रीडिंग देता है आपका मेन स्केल रीडिंग, प्लस यहाँ पे क्या आता है आपका जो भी वर्नियर स्केल रीडिंग हो। और वर्नियर स्केल रीडिंग हम लोग कैसे निकालते हैं कि जो भी आपका विभाजन हो रहा है मुख्य पैमाने के संपाती इंटू आपका होता है जो अल्पतमांक हो। तो आपको दे रखा है ये है बच्चे 3.2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 0.1, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हमको क्या दे देगा। अच्छा आप ध्यान दो, यहाँ पे जरा एक बात ध्यान देने वाली है कि आपको मिलीमीटर में दे रखा है आपका ये, तो बेसिकली जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। तो ये दे देगा 3.24 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी एक्चुअल रीडिंग। अब क्वेश्चन में आपको शून्य त्रुटि दे रखी है, तो जब यहाँ से आप ट्रू रीडिंग निकालोगे तो ट्रू रीडिंग क्या होगा आपका मेन स्केल रीडिंग, और जो भी मेन स्केल रीडिंग नहीं एक्चुअल रीडिंग होगा, और माइनस आपकी त्रुटि आ जाएगी। तो 3.24 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.06 मिलीमीटर। अब यहाँ पे 0.06 क्यों लिखा, क्योंकि बच्चे ये मिलीमीटर में दे रखा है, इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा 0.06 सेंटीमीटर। ये एक सिंपल सी बात आपको समझनी है। अब भाई इसको जरा सब्ट्रैक्ट कर जाओ, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या देगा आपको 8 आ जाएगा, यहाँ पे 14 6 8, और यहाँ क्या बचेगा 1, और इधर क्या रहेगा आपका 3। तो 3.18 सेंटीमीटर दे देगा आपको ट्रू रीडिंग। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको तीसरा ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 34 संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d है, जब पट्टियों के बीच का माध्यम वायु है तो इसकी धारिता बच्चे कह रहा है कि C1 है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि C1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब कह रहा है कि यदि प्लेटों के समान क्षेत्रफल पर 2d/3 मोटाई वाली एक धात्विक पट्टी संधारित्र की प्लेटों के धात्विक की बात हो रही है, यहाँ पे बच्चे मेटल की बात हो रही है, ध्यान से समझना कि प्लेटों के बीच रखी जाती है तो संधारित्र की धारिता C2 हो जाती है। अनुपात निकालना है आपको C1:C2, क्या C2:C1 निकालना है। तो पहले तो देखो कि जब पट्टी कोई भी हो तो उसके भी वजह से आपका जो धारिता होगी वो क्या होगी, ये होता है आपका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या होता है D - T प्लस होता है आपका T/K।
अगर हम लोग के की बात करें तो के आपका जो मेटल्स के लिए होता है, के फॉर मेटल्स, ये होता है बच्चे आपका इन्फानाइट। तो ये हो जाएगा आपका इन्फानाइट। तो जब ये इन्फानाइट हो गया तो ये वैल्यू तो आपकी चली गई, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फानाइट आपको जीरो देगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका C2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए, और इधर क्या बचेगा D माइनस टी। टी आपको दे रखा है, ये है आपका 2D/3। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, तो जो C2 का वैल्यू आएगा यहाँ से वो कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 3D माइनस का 2D, 3 ऊपर ले आओ, 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3D माइनस का 2D, आपका ओनली D बच जाएगा। तो C2 का वैल्यू आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब आते हैं हम लोग वापस क्वेश्चन में, C2 अपॉन C1 आपसे पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे D अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये चला गया यहाँ से, D से D चला गया, तो जो C2 रेस टू C1 आएगा ये कितना आ जाएगा आपका 3 रेस टू 1। ये दे देगा बच्चे आपको फाइनल आंसर। तो अगर आप देखो तो आई थिंक सेकेंड ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। यदि दिए गए सर्किट में प्रत्येक को फॉरवर्ड बायस प्रतिरोध जो है वो 25 ओमेगा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो पहले तो देखो भाई कौन फॉरवर्ड बायस है और कौन रिवर्स बायस है। देखो आप अगर फॉरवर्ड बायस प्रतिरोध आपको दे रखा है तो पहले तो एक बात समझो कि ये आपका आदर्श प्रतिरोध नहीं है। ये कैसा है, प्रैक्टिकल डायोड है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके क्रॉस। अब बैटरी का धनात्मक सिरा ये है, ऋणात्मक सिरा ये है, तो यहां से करंट बच्चे जाएगा। तो देखो क्या हुआ, तो ये आपका पॉजिटिव, ये निगेटिव, इसका मतलब ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस, ये निगेटिव, ये हो गया रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में करंट जाएगा ही नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। इधर आते हैं हम लोग D1 में, ये भी बच्चे हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो इसकी जरा मैकेनिज्म को। जब करंट बच्चे यहाँ से जाएगा I1, तो ये करंट गया बच्चे आपका I2, और सेम करंट ये कहाँ जाएगा आपका ऊपर जाएगा। इसका मतलब है कि इधर अगर I2 गया है तो इधर भी बच्चे क्या जाएगा आपका I2 जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब जैसे ही बच्चे ये करंट यहाँ पे पहुंचा तो क्या हुआ, I2 बच्चे आपका इधर चला गया, दिस I2 विल गो एट दिस प्लेस। अब देखो यहां पे क्या होगा, एक्चुअली ये हो गया बच्चे आपका I2, और I2 भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, किसमें, I3 और I4 में। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, ये जो I3 की जो करंट है वह, ये तो करंट गई ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका जो I2 है यही बच्चे आपका ऊपर चला गया। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जो I4 का वैल्यू है वो किसके इक्वल है बच्चे, आपके I2 के इक्वल है। ये बात आपको समझनी है। और अदर वैल्यूज आपको दे रखी हैं। तो यहाँ पे जो टोटल करंट होगा बच्चे, देखो I क्या होगा, I1 इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका I2 प्लस आपको दे देगा I4, और क्योंकि I3 पे करंट, I3 तो है ही नहीं ना आपकी, वहां पे करंट जा ही नहीं रहा है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, तो I2 इंटू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा I1 इक्वल्स टू, अगर आप सॉल्व करोगे तो I1 इक्वल्स टू दे देगा आपको 2I2। तो यहां से I1 रेस टू I2 निकालो जरा, I1 रेस टू I2 आपको कर देगा बच्चे 2 रेस टू 1। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर ऐसे बच्चे थोड़ा सा भी डाउट रह रहा है तो आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हो। क्या करना है आपको, देखो मैं आपको बना के देता हूं समायोजन, कि ये आपकी हो गई बैटरी पॉजिटिव, एक हो गई आपकी निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा आपका ये रेजिस्टेंस ये ऊपर लगा था, और ये आपका कुछ ऐसा रेजिस्टेंस, और ये डायोड का रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 25 ओम है, और ये रेजिस्टेंस कितना है 125, ये हो गया। अब इसके ऊपर भी सेम ये हो जाएगा 125, और इधर क्या होगा आपका 25, ये आपका कुछ ऐसे दे देगा, क्योंकि एक में तो जा ही नहीं रही है ना। तो बस इस डायोड को हटा के क्या करना है आपको, 25 ओम का एक एक रजिस्टर लगा देना है। तो ये भी 125 है, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चे 125, और ये भी कितना है, ये 25 दे रखा है आपको। तो अगर आप सर्किट वाइज सॉल्व करना चाहते हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, लूप बना के। एक लूप बच्चे आपका ये बन जाएगा और दूसरा लूप बच्चे आपका ये बनेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आई थिंक ऐसे ही करो, ज़्यादा इजी है आपके लिए। तो यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगा वो क्या होगा बच्चे आपका 2:1। तो जो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे, पहला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में परिपथ द्वारा पूर्ण किया गया लॉजिक निम्न के तुल्य है। तो देखो भाई यहाँ पे ए को इनपुट दिया गया है, ए और बी यहाँ पे इनपुट है। तो यहाँ पे जो गेट है बच्चे ये कैसा है आपका, नॉर गेट है। तो पहले तो समझो ये नॉर गेट हो गया। तो पहले हम लोग निकालते हैं इसका, देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। तो नॉर गेट चूंकि ए ही दोनों में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ का जो आउटपुट आएगा ये आ जाएगा बच्चे आपका क्या,
a प्लस ए का होल बार। अब आप जानते हो कि a प्लस ए क्या देगा आपको, a ही देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a बार एज अ इनपुट जाएगा। सेम यहाँ पे b बार आपका इनपुट जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से आपको एक नॉर गेट दे रखा है, तो यहाँ पे जब निकालोगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देगा आपको a बार प्लस b बार 2 हो जाएगा यहाँ पे होल बार। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a डबल बार डॉट ये आ जाएगा आपका b डबल बार। आपको पता है कि जब डबल बार आ जाए तो वही, अच्छा ये थ्योरम क्या है, ये होती है बच्चे आपकी डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब ये आपकी वैल्यू यही रिपीट कर देगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए बी, और ए बी जानते हो किसका आपका आउटपुट होता है, ये होता है एंड गेट का। तो आपका जो आउटपुट हो जाएगा वो क्या होगा, एंड गेट देगा, मतलब इसका तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कह रहे हैं कि 2 फैरेड धारिता वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र को V विभव तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान E1 है। तो V विभव दे रखा है आपको और यहाँ पे धारिता भी दे रखा है 2 फैरेड। तो E1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा, हाफ, ये आ जाएगा आपका CV²। C का वैल्यू दे रखा है आपको हाफ, ये हो जाएगा 2 और V² मतलब क्या होगा V²। तो इसको ऐसे लिख दो, 2 से 2 चला गया, तो E1 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका V²। कुछ ऐसी वैल्यू दे देगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कह रहे हैं कि अब संधारित्र को किसी दूसरे समरूप अनावेशित संधारित्र के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम में बच्चे इसको जोड़ा गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो नेट C नेट आ जाएगा बच्चे, वो हम लोग मान लेते हैं कि ये C' नेट है, इक्वल टू क्या देगा, पहले 2 था फिर वही आइडेंटिकल है। यहाँ पे देखो समरूप दे रखा है, वर्ड्स को बच्चे मार्क करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मतलब उसका भी जो संधारित्र है, मतलब धारिता जो है वो सेम है। तो 2 + 2 कितना दे देगा आपको, ये आ जाएगी आपकी 4 फैरेड दे देगा आपको। आप देखिए कह रहे हैं कि लेकिन हमको पोटेंशियल भी चाहिए। अब हमको बच्चे क्या निकालना है, पोटेंशियल। और देखिए पोटेंशियल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, चलिए पहले देखते हैं कि पहले का जो पोटेंशियल था बच्चे वो क्या था, पहला मतलब आपका चार्ज क्या था कैपेसिटर पे, ठीक है। तो देखो भाई चार्ज कैसे निकालोगे, आप जानते हो Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV आपको दे रखा था, ये कितना 2 कैपेसिटेंस और V आपका V था, तो ये 2V आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब जरा देखते हैं बच्चे, अब जो है कि आपका कैपेसिटर जो आपका नेट कैपेसिटेंस है, उस पे कैपेसिटर पे आपका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, ये हम लोग बच्चे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा ये, बेसिकली अगर हम लोग निकाले यहाँ से तो V' इक्वल्स टू क्या देगा आपको, आपका Q अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका C, जो भी आपका आया है C नेट, या हम इसको बोल रहे हैं C' नेट, जो भी हम लोग कैलकुलेट किए हैं उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो ये बच्चे आपको दे रखा है कितना 2V, और यहाँ पे C नेट कितना आया है आपका 4। तो इसको सॉल्व कर जाओ तो कितना दे देगा बच्चे आपको 1/2 दे देगा। तो अब हमको कैपेसिटेंस भी मिल गया और पोटेंशियल भी मिल गया, तो चलो हम लोग एनर्जी भी निकाल लेते हैं भाई। तो एनर्जी निकालो यहाँ से, E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ, और ये जो C' है वो कितना हो जाएगा 4 इंटू आ जाएगा यहाँ पे V²/4। तो 4 से 4 चला गया, कितना बचेगा यहाँ पे V²/2, आपको कुछ ऐसी वैल्यू देगा। और आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में E2/E1, तो E2/E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, ये देगा V²/2 और ये साथ में क्या रहेगा आपका V²। तो ये चला गया तो आपको दे देगा ये 1/2। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चे आपका दूसरा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 250 मीटर पर सेकेंड की गति से 10 ग्राम द्रव्यमान की गोलियां, कह रहा है कि दागने वाली एक मशीन गन पर 125 न्यूटन का औसत बल लगाया जाता है ताकि वह अपनी स्थिति में बनी रहे। मशीन गन द्वारा दागी गई प्रति सेकेंड गोलियों की संख्या बताना है आपको। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, ये आपसे पूछा है कि प्रति सेकेंड जो दागी गई गोलियां हैं वो बच्चे क्या होंगी। अच्छा आप जानते हो फोर्स बच्चे क्या होता है आपका dP/dt। तो जरा देखो भाई यहाँ पे dP/dt, अगर एक का बच्चे संवेग क्या है mv है, तो ऐसे ही हम लोग मान लेते हैं कि आपकी n नंबर्स ऑफ गोलियां हैं, तो उनका जो संवेग हो जाएगा वो कितना होगा बच्चे आपका nmv होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हो आप d/dt और साथ में क्या आ जाएगा आपका nmv। अब देखो औसत बल 150 न्यूटन का है, तो ये mv बच्चे आपका बाहर आ जाएगा, तो mv को ले लिया हमने बाहर, इधर क्या बचा आपका dN/dt, कुछ ऐसा बचेगा। और ये फोर्स हमको दे रखा है, फोर्स कितना है बच्चे 125 न्यूटन का। अब देखो यही तो है बच्चे आपका मशीन गन के द्वारा प्रति सेकेंड दागी गई गोलियों की संख्या, जो कि बच्चे कितनी होगी आपकी
dN/dt। तो मास आपको दे रखा है 10 ग्राम की गोलियां हैं, तो मास कितना हो जाएगा 10 इंटू आ जाएगा यहाँ पे 10⁻³ और v भी दे रखा है आपको 250। तो जरा यहाँ से सॉल्व कर जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू क्या बचेगा यहाँ पे dN/dt। तो जरा यहाँ से निकालते हैं हम लोग dN/dt का वैल्यू, देखते हैं क्या आएगा। तो ये देखो क्या दे देगा आपको, ये आ जाएगा कितना 1/2 इंटू 10⁻², कुछ ऐसा बचेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो प्रति सेकेंड पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। अब जो प्रति सेकेंड आपकी जो दागी गई गोलियां होंगी, अगर हम लोग वो कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखो भाई क्या गड़बड़ हो रहा है। 250 आपको दे रखा है मीटर पर सेकेंड, 10 ग्राम आपको दे रखा है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। और 150 न्यूटन का बच्चे क्या है यहाँ पे फोर्स है। तो यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ क्या होंगे मशीन गन द्वारा प्रति सेकेंड दागी गई गोलियों की संख्या 125, ये हो गया 250, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इधर क्या दे देगा आपको 20। हाँ ठीक है ठीक है, ये देखो 10⁻, इसको लेके जाओ ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100/2, तो ये क्या दे देगा आपको बच्चे 50 दे देगा। जो आपकी गोलियों की संख्या आ जाएगी वो कितनी आएगी बच्चे आपकी 50। तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है किसी तापमानी के पैमाने x पर पानी का क्वथनांक दे रखा है 65 डिग्री और इसका हिमांक है बच्चे -15 डिग्री, और माना कि पैमाना रेखीय है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर -95 डिग्री टेम्परेचर के संगत तुल्य तापमान होगा। देखो आपको x पैमाने पे टेम्परेचर दे रखा है, तो देखो होता क्या है Tx माइनस इसका जो भी आपका क्या हो आइस पॉइंट हो, और अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे T आपका बॉइलिंग पॉइंट, माइनस क्या होगा यहाँ पे T आपका हो जाएगा आइस पॉइंट। ये कुछ ऐसा वैल्यू होगा। तो अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो ये हमसे पूछा हुआ है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका आइस पॉइंट, तो हम लोग IC ले लेते हैं इसको आइस पॉइंट को, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका जो भी होता है बच्चे बॉइलिंग पॉइंट, माइनस क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर आइस पॉइंट का। तो चलो भाई इसको जरा सॉल्व कर लो। तो Tx माइनस T आइस ये ऐसा कुछ दे रखा है आपको, तो चलो हम लोग ये दे रखा है -95 और ये वैल्यू दे रखा है आपको -15, तो रख जाओ। और Bp आपको दे रखा है, ये है बच्चे आपका 65 डिग्री, यहाँ पे क्या है आपका -15 इक्वल्स टू Tf हमसे पूछा हुआ है। बहुत बढ़िया। और आप जानते हो कि फ़ारेनहाइट में जो आपका आइस पॉइंट होता है वो होता है आपका 32 और बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे 212 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 32। तो इसको जरा सॉल्व करो। तो माइनस का 95 प्लस 15, माइनस का 95 प्लस 15 क्या देगा आपको, आई थिंक ये दे देगा आपको 80 अपॉन 65 प्लस 15 क्या देगा आपको, ये भी दे देगा बच्चे आपको 80 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा आपका Tf माइनस का 32 अपॉन क्या देगा आपको 180, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। 2 हाँ 1 बचेगा आपका और 3 8, तो ये आपका 0 से 0 चला गया, तो यहाँ पे बचेगा बच्चे आपका 10, तो इधर क्या हो जाएगा आपका 180 इक्वल्स टू Tf माइनस का 32। तो जो Tf का वैल्यू हो जाएगा वो देगा आपको 180 प्लस का 32, कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं बच्चे कि क्या आएगा। अच्छा यहाँ पे जो आपका वैल्यू आया था ये बच्चे आपका माइनस का आया था, निगेटिव होगा यहाँ पे, ये आपका निगेटिव होगा, और तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव का 180, ये निगेटिव 180 और प्लस कर देंगे 32, तो यहाँ पे आपको कितना दे देगा बच्चे 148। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा आपका 148 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दे देगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये बच्चे निगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव आएगा, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चे आपका सेकेंड, माइनस का 148 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा बच्चे आपका दूसरा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी कण x दिशा में बल दे रखा है, आपको आरोपित किया जाता है, F न्यूटन में है, x मीटर में है, विस्थापन 4, 0 से 4 बल, हमारा कार्य पूछा हुआ है हमसे कि जो कार्य होगा वो जूल में कितना होगा। तो कार्य जानते हो बच्चे क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ इनिशियल टू फाइनल, ये होता है बच्चे आपका एफ डी एक्स। तो ये फोर्स आपको दे रखा है 0 to 4, ये कितना है बच्चे आपका 2 + 3x। अब ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका साथ में dx आ जाएगा। एक्चुअली देखो फोर्स क्या होता है बच्चा, ये होता है F.dr। तो जब आप dr करोगे यहाँ पे, फोर्स चूंकि वेक्टर है
कंफ्यूजन होता है यहाँ पे बच्चों को। तो ये बच्चे क्या है, वेक्टर है, तो dr भी आपका क्या है, वेक्टर फॉर्म में लिख लो, dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। तो सिर्फ i डॉट आई ही आपको 1 देगा, जिससे आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 + 3x। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर लो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3x² 2, और जो लिमिट होगी वो 0 से 4 रहेगी। इसको जरा सॉल्व कर जाओ ओवरऑल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 48 बाई क्या दे देगा आपको 2। इसको जरा सॉल्व करो फाइनल, तो बचेगा 24 और 8 क्या देगा आपको 32 न्यूटन, सॉरी जूल। ये आ जाएगा आपका आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि हीलियम प्लस आयन की पहली उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा पूछा है आपसे। पहला उत्तेजित अवस्था, देखो ग्राउंड स्टेट दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए कि आपकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अगर हम लोग nth एनर्जी की बात कर लें तो ये बच्चे होता क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है बच्चे आपका क्या अपॉन n² इंटू क्या रहता है आपका Z²। ठीक है, अब चूंकि हीलियम आयन की बात की गई है तो हीलियम का जो मास नंबर होता है वो क्या है 2He4 लिखते हैं, तो 4 हो जाएगा बच्चे आपका क्या एटॉमिक नंबर, इसका क्या है बच्चे 2, मास नंबर क्या है बच्चे आपका 4। तो जब हीलियम के लिए लिखोगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो फॉर हीलियम के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू हो गया बच्चे आपका 2। ये बात याद रखिएगा कि आपसे अगर ग्राउंड अवस्था की बात की जाए तो मतलब n = 1 की बात की गई है, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात की जाए तो n = 2 की बात की गई है। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा ये हो जाएगा -13.6 अपॉन ये हो जाएगा 4, लेकिन ये भी क्या होगा बच्चे आपका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये फिर से चला जाएगा। तो जो भैया आपकी हाइड्रोजन परमाणु के लिए मूल अवस्था ऊर्जा होगा वही आपका हीलियम के लिए भी क्या देगा आपको ऊर्जा देगा। तो इसका मतलब है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चे, फर्स्ट ही रहेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में, कह रहा है कि अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ से Q वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, तो जरा निकाल लेते हैं हम लोग Q वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पहले तो हमको निकालना पड़ेगा मास। तो जब मास निकालोगे तो देखो क्या होगा, द्रव्यमान बच्चे आपको दे रखा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट c² में। तो क्या हो जाएगा बच्चे, हमसे पूछा है कि मुक्त ऊर्जा के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो जब मुक्त ऊर्जा के बारे में बात की गई हो तो क्या है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट का जो आपका एनर्जी है, सॉरी प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से क्या होगा बच्चे आपका ज़्यादा होगा। तो हम लोग मुक्त निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इधर की एनर्जी लिखी हुई है और ये आप कैसे निकालोगे, ये हम लोग मास का सब्ट्रैक्शन से निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो Q = क्या होता है बच्चे, दिस इज डेल्टा mc² आपका बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली, और इस मास की वजह से, इस मास डिफेक्ट की वजह से जो एनर्जी आपकी रिलीज होगी वही हमसे पूछा हुआ है। तो देखो डेल्टा m क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे आपका ये एनर्जी दे रखा है, मतलब B का एनर्जी, D का एनर्जी माइनस क्या होगा आपका A का एनर्जी। तो यहाँ पे जरा रख जाओ 238.05079 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 931, माइनस का क्या हो जाएगा बच्चे आप, सॉरी प्लस का होगा आपका डी के लिए, तो ये हो जाएगा 4.00260 इंटू आ जाएगा 931, माइनस क्या होगा यहाँ पे 234.04363 इंटू 931। तो एक काम कर लेना, यहाँ से 931 को आप कॉमन ले लेना। तो देखो 931 को जब कॉमन लोगे और ये आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब फाइनल सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देगा 0.00456 इंटू ये हो जाएगा आपका 931, और किस में आ जाएगा बच्चे आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चे यहाँ पे। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो फाइनल आंसर देगा वो आएगा आपका 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 931 को आपको कॉमन लेके करना है बच्चे, देन आपका क्या होगा, सोल्यूशन आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बच्चे आपका पहला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह रहे हैं कि 30 से 170 तक की द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियॉन जो बंधन ऊर्जा होती है बच्चे व्यवहारिक रूप से परमाणु संख्या से स्वतंत्र होती है, और कह रहा है कि नाभिक बल कम दूरी का होता है। देखो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस कर्व के बारे में, तो जो बेसिक कर्व होता है बच्चे वो कुछ ऐसे जाता है। ये अगर अब स्पाइक्स होते हैं तो कुछ ऐसे आपका क्या होता है यहाँ पे ग्राफ आता है।
तो इसका मतलब ये कुछ आपका 30 रहता है और ये बच्चे रहता है आपका यहाँ पे 170। तो 30 से यही बच्चे क्या होता है आपका 170 के बीच में आपका लगभग क्या होता है, आपको कांस्टेंट वैल्यू देता है क्या, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये आपको कुछ ऐसी वैल्यू देता है। तो इसका मतलब बच्चे क्या है, ये आपको समझना है यहाँ पे बहुत कायदे से। अब कब होता है, देखो कब होगा, कह रहा है कि नाभिक बल, देखो पहला तो बिल्कुल सही है, जिसका मतलब ये है कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्या होगा आपका, परमाणु संख्या से स्वतंत्र होगा, ये बिल्कुल बात सही है। अब कह रहा है कि कारण इसका दे रखा है कि नाभिक बल कम दूरी का होता है। नाभिक बल जो होते हैं, बिल्कुल सही बात है कि आपके जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं। तो शॉर्ट रेंज फोर्सेज है, इसका मतलब क्या है कि आप जरा देखो 30 से 170, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर जाओगे, 170 के ऊपर जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, आपका जो रेडियस है बच्चे वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, आपकी जो न्यूक्लियर रेडियस इंक्रीज होगी, उसकी वजह से बच्चे क्या होगा, आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा न्यूक्लियस का। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं बच्चे क्या होंगे, आपके क्या होंगे, थोड़ा सा दूर जाएंगे। तो इसका मतलब पार्टिकल्स क्या, जो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा बच्चे, आपका लेस, मतलब इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ओवरऑल ये समझिएगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चे, आपकी कम हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है ये कि नाभिक बल के कारण ही बच्चे क्या होता है आपका, ये लगभग आपके परमाणु संख्या से स्वतंत्र होते हैं। तो बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है ये आपका रीजन। तो इसका मतलब क्या है कि ए और आर दोनों सही है और आर क्या है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एक हल्की रस्सी 5 किलोग्राम द्रव्यमान और 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक खोखले बेलन के चारों ओर लपेटी गई है, इसको फोर्स ये दिया गया है, तो बेलन का कोणीय त्वरण हमसे पूछा है। तो टॉर्क इक्वल्स टू, जानते हो बच्चे क्या होता है आपका आई अल्फा। अगर हम लोग बच्चे यहाँ पे बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क और क्या होता है बच्चे, टॉर्क को हम लोग आर अल्फा भी बोलते हैं, आपका आर एफ होता है बेसिकली, आर क्रॉस एफ, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, आपका आर एफ हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग आर एफ, और मान लेते हैं कि उस सिलिंड्रिकल के जो क्रॉस सेक्शनल की एरिया है बच्चे क्या है, आपकी कैपिटल आर है, तो आई को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, एम आर स्क्वायर, और ये क्या रहेगा आपका अल्फा। तो ये आर से आर बच्चे चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन ये देगा आपको एम आर। ये फोर्स दे रखा है 52.5 और मास दे रखा है आपको 5 किलोग्राम, और ये रेडियस दे रखा है 70 सेंटीमीटर, इंटू क्या कर देंगे हम लोग 100। तो इसको जरा सॉल्व कर जाओ फर्दर। तो देखो क्या हो जाएगा, 7 जा हो जाएगा आपका 49, यहाँ बचेगा आपका 3, और 7 5 जा क्या होगा आपका 35। तो यहाँ पे क्या देगा आपको, 5 1 जा 5 और 5 5 जा हो जाएगा यहाँ पे 25, तो लगभग कितना दे देगा ये आपको 150 बच्चे आ जाएगा आपका आंसर। तो बेलन का जो कोणीय त्वरण होगा, अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या देगा ये मल्टीप्लाई करने पे, अच्छा ये आपका क्या होगा, यहाँ पे 0 भी है तो एक 0 आपका कट हो जाएगा बेसिकली, ये देगा बच्चे आपको 15 दे देगा बच्चे आपको आंसर। तो 15 आपका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि है बच्चे आपका फोर्थ। तो 44 का क्या होगा बच्चे, आपका फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कोई बल अनुभव नहीं करता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि जब विद्युत क्षेत्र की बात होगी तो आपका जो इलेक्ट्रॉन का अगर हम रखेंगे तो आपको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की ओर जाएगा, इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा बच्चे, आपका त्वरण करेगा। तो इसका मतलब कोई बल का अनुभव नहीं करना चाहिए बच्चे, ये तो गलत है। क्षेत्र की दिशा में स्थिर वेग से क्या कर रहा हो, गति करता हो, स्थिर वेग से भी बच्चे आपका गति नहीं करता। क्षेत्र की विपरीत दिशा में स्थिर वेग से गति करते हैं, ना ही क्षेत्र की दिशा में, ना ही बच्चे विपरीत दिशा में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में वो क्या करेंगे बच्चे, त्वरित होंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। त्रिज्या r और त्रिज्या q वाले गोले की त्रिज्या 2r वाले काल्पनिक गोले के अंदर रखा गया है, जिसके केंद्र दिए गए गोले के साथ संपाती है। काल्पनिक गोले से संबंधित यहाँ पे आपसे पूछा है कि फ्लक्स होगा। तो एक r रेडियस है बच्चे यहाँ पे, और q आवेश इस पे दिया गया है, और एक 2r के एक काल्पनिक गोले पे बच्चे इसको रखा गया है। तो देखो ये क्या हो गया बच्चे, आपका इनक्लोज हो गया। तो हमसे पूछा गया है काल्पनिक गोले से संबंधित क्या होगा, फ्लक्स। तो आपको पता है कभी भी अगर आपसे फ्लक्स पूछा हो तो वो क्या होता है बच्चे, आपका Q इनक्लोज्ड अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट।
क्योंकि पहले से वहां पे कोई चार्ज नहीं था, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपने चार्ज इनक्लोज किया है मतलब वो है कैपिटल Q अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, यही बच्चे क्या होगा आपका फ्लक्स होगा। तो ये आपका जो देगा फर्स्ट ऑप्शन दे देगा, तो जो फ्लक्स होगा वो क्या आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए कह रहा है कि 47 में एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है, एक वास्तविक वस्तु को ध्रुव से इसके सामने दूरी f पर रखा जाता है तो ये छवि बनाता है। कह रहा है कि फोकस दूरी f दे रखी है, एक वास्तविक वस्तु को ध्रुव से इसके सामने की दूरी, उत्तल दर्पण यहाँ पे बात हो रही है, कॉन्वेक्स की बात हो रही है। तो कॉन्वेक्स में बच्चे क्या है, कुछ ऐसा केस होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, इसकी फोकस दूरी आपको f दी गई है और इसकी जो उत्तल दर्पण की बच्चे क्या है, इसको रखा कितनी दूरी पे गया है, f दूरी पे ही रखा गया है। तो ये f क्या होगा, u इक्वल टू दे देगा बच्चे आपको माइनस f, बस लगा जाओ यहाँ से मिरर फार्मूला, 1 अपॉन एफ इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन यू प्लस देगा आपको 1 अपॉन बी। तो f ऐसे ही रहने दो, 1 अपॉन यू कितना हो जाएगा माइनस एफ प्लस देगा आपको 1 अपॉन बी। इसको जरा सॉल्व कर जाओ, ये दे देगा आपको 2 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई बी। तो जो v का वैल्यू आएगा वो कितना देगा आपको बच्चे f बाई 2। तो ये दे देगा बच्चे आपको फाइनल वैल्यू, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कह रहे हैं कि दो भौतिक राशियां जिनमें से एक सदिश दूसरी अदिश है, जिनका अभिमीय सूत्र समान है। तो कार्य और ऊर्जा अगर देखेंगे तो भाई दोनों ही जो है कैसी हैं, अदिश राशियां हैं। बल युग्म और कार्य जो बिल्कुल सही है। टॉर्क और क्या दे रखा है आपको वर्क डन, तो टॉर्क बच्चे वेक्टर है, वर्क क्या है स्केलर, दोनों का जो बहुत मतलब डायमेंशन होता है बच्चे वो क्या होता है यहाँ पे सेम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बच्चे क्या होगा आपका सेकंड। अच्छा हम लोग अगले भी देख लेते हैं। आवेग और संवेग बच्चे दोनों ही वेक्टर राशियां हैं। शक्ति और दबाव दोनों ही बच्चे क्या है स्केलर राशियां हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा आपका क्या करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। वो तरंगे जिनके माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। देखो जब एलॉन्ग करें, देखो जब ऐसे कह रहा है कि ऐसे करते हैं मतलब ये परपेंडिकुलर जाते हैं। अगर आपकी वेव इधर जा रही है तो आपके जो मीडियम के पार्टिकल बच्चे कुछ ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं ऊपर की ओर, तो ऐसी तरंग को बच्चे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और जब आपके जो मीडियम के कण हैं यदि तरंग की ही दिशा में बच्चे गति करें तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो 49वें का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे आपका पहला। 50वां देखिए, यदि समान आवृत्ति वाले दो स्रोतों के आयाम समान नहीं है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड समान नहीं है। देखो अगर समान आवृत्ति तो दे रखा है आपको, समान आवृत्ति अगर स्रोत के आयाम क्या है बच्चे अलग अलग हैं तो देखो क्या होगा। तो देखो एक बात तो क्लियर है कि अगर दो वेव्स बच्चे ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं और दूसरे का एम्पलीट्यूड बच्चे क्या है कुछ इससे वेरिएबल है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे क्या करेंगे सुपर इम्पोज करेंगे। तो सुपर इम्पोज जहां पे करेंगे वहां पे क्या होगा आपका व्यतिकरण होगा। और व्यतिकरण में जानते हो चूंकि मान लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है a1 है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है a2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा I मैक्स क्या देगा बच्चे आपको, ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये होता है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। और जो I मिनिमम की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी, ये देगा आपको a1 माइनस का a2 होल स्क्वायर, कुछ ऐसा वैल्यू देगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो रिजल्टेंट है बच्चे वो कितना होगा, 0 तो नहीं होगा क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड बच्चे समान नहीं होंगे। ये आपका बात बिल्कुल क्लियर है। तो तीसरा ऑप्शन देखो तो व्यतिकरण तो होगा लेकिन न्यूनतम तीव्रता शून्य नहीं होगी, ये आपको बात समझनी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा बच्चे आपका थर्ड। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ये था आपके 25 क्वेश्चन का डिस्कशन।